हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक क्यूट से बच्चे को देखते हैं जो कि अपने सीईओ डैडी के लिए वाइफ खरीदने गया होता है और खुद के लिए एक मम्मी। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उसकी मम्मी बनने का इंटरव्यू देने आई होती हैं और तभी गार्ड शाओ को उसके और उसके डैड के फेस के हिसाब से एआई के जरिए इसकी मॉम का फोटो दिखाता है, पर इस फोटो से यहाँ पर आई हुई कोई भी लड़की मैच नहीं करती। पर तभी हमारी इस कहानी की हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम जिया है। वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पहुंचती है और शाओ तो इसे देखते के साथ ही खुश हो जाता है क्योंकि ये इसकी एआई वाली फोटो के साथ मैच हो रही होती है। वो बहुत ही खुश होकर इसे कहता है कि मैंने आखिर मम्मी को ढूंढ लिया और फिर वो जल्दी से जिया को हक कर लेता है। फिर हम इस कहानी के हीरो को देखते हैं जो कि ली ग्रुप कंपनी का सीईओ है और इसका नाम लीशन है, जो कि यहाँ पर अपने बेटे शाओ को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वो देखता है कि शाओ ने एक एडवर्टाइजमेंट सब जगह लगवाया होता है जिसमें उसने रिक्वायरमेंट लिखा होता है कि मुझे बस एक स्टेप मदर चाहिए जो मेरे डैडी से शादी करे और मेरी मम्मी बने और इसके बदले में आपको 50,000 मिलेंगे। फिर ली यहाँ पर शाओ की मॉम को याद करने लगता है। 6 साल पहले ली को किसी ने ड्रग दे दिया था जिसकी वजह से उसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था जो कि कोई और नहीं बल्कि जिया थी। ली अपने स्टूडेंट से कहता है कि मैंने उस लड़की से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, पर वो लड़की मुझे दोबारा कभी नहीं मिली और फिर अचानक से 1 साल बाद मुझे मेरा बेटा मिला और अब 6 साल हो गए हैं। तुम लोगों को कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा क्योंकि मैं अपनी वाइफ सिर्फ उसे ही बनाऊंगा। अब यहाँ पर हम शाओ को देखते हैं जो कि जिया की बेटी मीची से कह रहा होता है कि अब से तुम मेरी सिस्टर हो, इसलिए तुम्हारा ब्रदर होने के नाते मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और बहुत सारी डॉल्स दिलाऊंगा। और शाओ जिया को बताने लगता है कि अब से आप मेरी मम्मी हो और मेरी फैमिली बहुत ही अमीर है, हमारे पास बहुत सारे घर है और बहुत पैसा है। तभी यहाँ पर ली पहुंच जाता है और वो शाओ से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो शाओ कहता है कि डैडी देखो मैंने मम्मी ढूंढ लिया। तभी यहाँ पर जिया ली से पूछने लगती है कि मिस्टर क्या ये एडवर्टाइजमेंट सच्चा है, आप लोग सच में मुझे 50,000 दे दोगे। तो ली जिया को देखकर सोचता है कि फिर से मुझे एक गोल्ड डिगर लड़की मिल गई और फिर ली से सुनाने लगता है कि मैंने तुम जैसी बहुत लड़कियों को देख चुका हूँ जो कि पैसों के लिए खुद को भी बेच देती है और तुम तो 50,000 के भी लायक नहीं हो। जिया को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे चिल्लाती है कि अगर पैसे नहीं देने तो मत दो, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। और वो सोचती है कि अगर मुझे मेरी सिस्टर का कर्जा नहीं भरना होता ना तो मैं कभी इस इंटरव्यू के लिए आती ही नहीं। और फिर जिया अपनी बेटी मीची को यहाँ से ले जाने लगती है और शाओ रोते हुए ली से कहने लग जाता है कि डैडी आप अपने कंपनी में एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो और मुझे बस एक मम्मी चाहिए जो मुझसे प्यार करे और आप मेरे लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो। डैड आप बहुत ही बुरे हो। फिर इसकी बातें सुनकर ली शाओ को लेकर जल्दी से बाहर निकलता है और जिया को रोकते हुए कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। फिर शाओ जल्दी से जिया के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे डैडी मान गए हैं आपको मेरी मम्मी बनाने के लिए। फिर ली जिया से कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें 50,000 देने के लिए तैयार तो हूँ लेकिन मेरे पास बस इतना ही पैसा है। तो शाओ कहता है कि डैडी झूठ बोल रहे हैं, 50,000 हमारी फैमिली के लिए तो बहुत ही कम पैसे हैं। तो ली जल्दी से शाओ का मुंह बंद करता है और जिया को बताता है कि मेरा बेटा मजाक कर रहा है, ये गेम वाले ही पैसों की बात कर रहा था। फिर ली शाओ को समझाता है कि तुम्हें ये मम्मी चाहिए ना तो मैं इसके लिए मान रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर गरीब बनने की एक्टिंग करना होगा ताकि मैं इस लड़की को टेस्ट कर सकूँ कि तुम्हारे लिए सही है या नहीं। तो शाओ इसके लिए मान जाता है। तभी यहाँ पर जिया ली से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर पैसे कमाऊंगी और हमारी फैमिली की सिचुएशन अच्छी करने में हेल्प करूंगी। और फिर ली जिया को पैसा देने के लिए उसका कोड मांगता है, पर तभी जिया को उसकी सिस्टर की कॉल आ जाती है जो कि उसे रोते हुए बताती है कि उसके ब्रदर इन लॉ के ऊपर पूरे 57,000 का कर्जा है जो कि उन लोगों को आज ही देना पड़ेगा। और फिर इसकी सिस्टर रोते हुए कॉल कट कर देती है। तो जिया ली से कहती है कि क्या तुम मुझे 50 नहीं बल्कि 57,000 दे सकते हो। सॉरी मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रही हूँ लेकिन प्लीज मेरी हेल्प कर दो। पर जिया की बातें सुनकर तो ली को लग रहा होता है कि ये बस इससे पैसे लूटने के लिए एक्टिंग कर रही है। फिर शाओ ली से कहता है कि डैडी सिर्फ 57,000 ही तो है, इतने से पैसों के लिए आप इतने कंजूस क्यों बन रहे हो। तो मीची से कहती है कि ब्रदर इतने सारे पैसों को तुम सिर्फ 57,000 कैसे कह सकते हो। तो शाओ कहता है कि 57,000 से ज्यादा तो मेरी पॉकेट मनी होती है। तो ली जिया से कहता है कि शाओ को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ही शौक है इसलिए ये सब मजाक कर रहा है, तुम इसकी बातों पर बिलीव मत करना। और फिर वो जिया से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 57,000 दे रहा हूँ लेकिन तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करना और मेरे बच्चे को अच्छे से ट्रीट करना।
फिर पैसे मिलते ही जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है और ली से कहती है कि थैंक यू, तुम अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की और भी अच्छे से केयर करूंगी। फिर ली से पूछता है कि क्या तुम अपनी आईडी लेकर आई हो, हम दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। तो जिया सुन के शौक हो जाती है और फिर दोनों जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट से बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ पर शाओ कहता है कि मम्मी डैडी, अब तो आप लोगों की शादी भी हो गई है, तो भी आप लोग एक दूसरे से इतना शर्मा क्यों रहे हो। और फिर शाओ और मिची दोनों ही मिलकर इन लोगों को चीयर करने लगते हैं कि दोनों किस करे। तभी जिया अपनी बेटी मिची को समझाती है कि मस्ती मत करो। तभी दोनों बच्चे मिलकर इशारों इशारों में प्लान बनाते हैं। मिची यहाँ पर एक्टिंग करती है कि मम्मी नीचे बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर शाओ भी कहता है कि डैडी आप भी नीचे बैठो, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। और ऐसा बोलकर ये दोनों जिया और ली को एक दूसरे के नजदीक कर देते हैं और ऐसा करके इन लोग को बहुत ही मजा आ रहा होता है। फिर ली इन दोनों से कहता है कि तुम लोग जब तक जाकर आइसक्रीम खरीदो तब तक मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। और फिर शाओ मीची से कहता है कि हमें मम्मी डैडी को बात करने देना चाहिए और वो जल्दी से उसे लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर ली जिया से कहता है कि अब हमें एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और फिर ये जिया को बताने लगता है कि मेरा नाम ली है और मैं रेंट वाले घर में रहता हूँ, मेरे पास कार नहीं है और मैं एक महीने में 5,000 कमाता हूँ। फिर जिया भी इसे अपने बारे में बताती है कि मेरे पास ना घर है ना कार है और मैं महीने में 8,000 कमाती हूँ, जो कि तुमसे बस थोड़ा ही ज्यादा है। तो चलो अब से हम एक काम करेंगे कि तुम जो भी महीने में कमाओगे उसमें से अपना पर्सनल खर्चा निकाल कर तुम बाकी सारे पैसे मुझे दे देना। ये सुनकर ली सोचता है कि ये लड़की मेरे थोड़े से पैसे का नाम सुनकर भी उसमें से भी लूटना चाहती है, कितनी लालची है ये। फिर जिया से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर फ्यूचर के लिए पैसे जमा करेंगे। और फिर ली जिया को बताता है कि मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें घर का एड्रेस सेंड कर दूंगा। तो जिया कहती है कि ठीक है, फिर अब मैं घर जाती हूँ और अपनी बेटी और अपना लगेज पैक करके तुम्हारे घर पहुँचती हूँ। फिर जिया के यहाँ से जाते ही ली अपने असिस्टेंट को कॉल करके एक छोटे से घर का अरेंजमेंट करने के लिए कहता है और साथ ही उसमें बहुत ही पुराने फर्नीचर डालने का भी कह देता है। और फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि ली जिया को लेकर घर आ जाता है। जिया अच्छे से घर को देखकर कहती है कि इस घर को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं था। तो ली से बताता है कि मैं अक्सर काम में बहुत ही बिजी रहता था, तो घर आने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। तो जिया कहती है कि फिर अब तुम फिक्र मत करो, अब से मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, तो हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई है, तो मैं जाकर तुम लोग के लिए कुकिंग करती हूँ, तुम लोग यहाँ पे वेट करो। फिर मीची बताने लगती है कि मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तो शाओ कहता है कि क्या मेरे शेफ से भी ज्यादा अच्छा। तो जिया पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पे शेफ भी है। तो ये बताता है कि हाँ, और सिर्फ शेफ ही नहीं बल्कि हाउस कीपर, सर्वेंट्स और गार्डनर भी है। तो ली जल्दी से चुप कर आता है और जिया से कहता है कि मैंने बोला था ना कि ये नॉवेल्स बहुत ही पढ़ता है और जिससे लगता है कि ये बॉस है और ये सब झूठ झूठ बोल रहा है कि घर में हाउस कीपर सर्वेंट वगैरह है। तो जिया कहती है कि अरे मुझे पता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारा घर इतना छोटा है कि इसमें हाउस कीपर और सर्वेंट की तो जगह ही नहीं है। और फिर जिया दोनों बच्चों से कहती है कि चलो अब मैं किचन जा रही हूँ मैजिक करने के लिए और तुम दोनों को वहाँ पर आना अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर जिया किचन में चली जाती है और ली और दोनों बच्चे यहाँ हॉल में बैठे होते हैं। शाओ मीची से पूछता है कि क्या मम्मी को सच में मैजिक करना आता है। तो मीची कहती है कि हाँ, क्या तुमने कभी अपनी मम्मी को मैजिक करते हुए नहीं देखे। तो शाओ बताता है कि मैंने तो कभी अपनी मम्मी को ही नहीं देखा और मेरे डैड तो इतने बुद्धू हैं, इन्हें सिर्फ कंपनी में काम करने के अलावा कुछ नहीं आता। तो मीची इसे बताती है कि मैंने भी कभी अपने डैडी को नहीं देखी और मम्मी ने मुझे बताया कि उन्हें भी नहीं पता कि मेरे डैडी कौन है। तो ये सुनकर ली सोचता है कि इस लड़की को ये नहीं पता कि इसके बच्चे का डैडी कौन है, फिर तो इस लड़की की प्राइवेट लाइफ सच में एक मैस होगी। और फिर ली तुरंत ही अपने असिस्टेंट को मैसेज करके उसे जिया की पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालने का कहता है। तभी शाओ कहने लगता है कि डैडी क्या आप बहुत ही बुद्धू हो, मम्मी वहाँ किचन में कुकिंग कर रही है और आप क्या यहाँ बैठकर बस खाने का वेट कर रहे हो। तो ली कहता है कि मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि वो तुम्हारी असली मम्मी है और मैं तुम्हारा स्टेप फादर हूँ। और फिर इन बच्चों की बातें सुनकर ली किचन में चला जाता है और जिया से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। तो जिया से कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाके वेट करो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। तो ली कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि बच्चे मुझे खाली नहीं बैठने देंगे। तो ये सुनकर जिया हंसती है और इसे कहती है कि ठीक है, फिर तुम ये वेजिटेबल्स काटने में मेरी हेल्प कर दो। पर ली को तो वेजिटेबल्स कट करना बिल्कुल नहीं आ रहा होता है, तो जिया इसे सिखाती है कि कैसे कट करना है। पर फिर जब ली खुद कट करने की कोशिश करता है तो ये गलती से अपनी उंगली कट कर लेता है। तभी जिया ये देखकर इसकी बहुत ही फिक्र करने लगती है। फिर इसके बाद जिया खाना सर्व करती है और शाओ को जिया का बनाया हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि मम्मी आपने सच में बहुत ही टेस्टी खाना बनाया। तो मिची कहती है कि मैंने बोली थी ना कि मेरी मम्मी को मैजिक करना आता है। फिर हम देखते हैं कि डिनर के बाद जिया सारे बर्तन धुल रही होती है और ली से देखते हुए सोचता है कि मुझे ये लड़की गोल्ड डिगर नहीं लगती है। तभी इतने में असिस्टेंट ली को जिया की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि जिया का 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था
और तभी उसको बेटी हुई थी, लेकिन जिया के हस्बैंड के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ये सोचता है कि मैंने सही अंदाजा लगाया था कि इस लड़की की प्राइवेट लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर ली जिया को समझाने लगता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने कोई मकसद से मुझसे शादी करी हो, लेकिन तुम इतना याद रखना कि लीगली अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए जब तक हम दोनों रिलेशन में हैं तब तक तुम ऐसा कोई काम मत करना कि मेरा नाम खराब हो। तो जिया सोचती है कि क्या इसे मेरे पास्ट के बारे में पता चल गया। फिर जिया अपना डिलीवरी टाइम याद करने लगती है कि डॉक्टर ने इसे बताई थी कि इसके ट्विंस हुए हैं। और फिर बाद में जिया को उसके सिस्टर और उसके ब्रदर इन लॉ ने बताए थे कि उसे सिर्फ बेटी हुई है। अब ये सब याद करने के बाद जिया ली से कहती है कि तुमने जो बोला मैं उसे हमेशा याद रखूंगी, और अब तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे जॉब के लिए जाना है। ऐसा बोलकर ये जल्दी से घर से निकल के चली जाती है। और ली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये लड़की फिर से कोई नाइट वाली जॉब के लिए जा रही है। अब तभी इतने में ली को किसी क्लाइंट का कॉल आता है और वो इसे क्लब में बुला रहा होता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि क्लब जाकर वेट्रेस की जॉब कर रही होती है। तभी यहाँ पर कुछ आदमी जिया को परेशान करने लगते हैं और ये जिया को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। जिया नहीं मानती तो ये सभी जिया को पकड़ के उसे हैरेस करने की कोशिश करने वाले होते हैं। पर तभी यहाँ पर ली पहुंच जाता है और ये इन लोगों को जिया को परेशान करता हुआ देखकर सभी से फाइट करता है और इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। फिर ये सभी ली से डर के उसे माफी मांगते हैं कि प्रेसिडेंट ली, हमें माफ कर दो। ये सुनकर जिया शॉक होती है और ली से पूछती है कि ये लोग तुम्हें प्रेसिडेंट कह रहे हैं। तो ली कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो इन सभी से फाइट करने के बाद जिया को दिखाने के लिए एक्टिंग करता है और सभी से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ को परेशान करे हो ना, मैं इस बारे में प्रेसिडेंट ली को बता दूंगा और फिर तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर ये जिया को उठा लेता है। जिया इसे कहती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो ली कहता है कि तुम इन सब की फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और फिर ली जिया को घर ले आता है और ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और तभी गलती से दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और इन लोग की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। फिर ये जिया को उसके रूम में लेटा देता है और इसे देखते हुए इसे किस याद आ रही होती है। तो ये सोचता है कि आखिर मैं इस लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तभी जिया की नींद खुल जाती है और वो ली को देखते हुए वही 6 साल पहले वाली नाइट याद करने लगती है और वो याद करती है कि उसने उस दिन उसके जैकेट पे उसका नाम पढ़ी थी और वो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम वही हो। तो ये सुनते के साथ ही ली से दूर कर देता है और सोचता है कि पता नहीं अपने इतने सारे एक्स बॉयफ्रेंड में से इसने किसे मुझे समझ ली होगी। और फिर ली दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है पर बच्चों ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिए थे, इसलिए इसके पास ऑप्शन नहीं बचता और ये यहीं जमीन में नीचे लेट जाता है। तभी यहाँ पर जिया सोते हुए बार बार नीचे की तरफ आने को कर रही होती है। तो ली से ऊपर करता है और सोचता है कि अगर ये गिर गई ना तो मैं इसे कैच नहीं करूंगा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि दोनों बच्चे रूम खोल के इन दोनों को चेक करने आए होते हैं और ये देखकर बड़ी खुश हो जाते हैं कि ये दोनों जन साथ में नीचे सो रहे हैं। अब तभी इतने में जिया और ली दोनों की नींद खुल जाती है और जिया इसे कह रही है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो ली कहता है कि देखो, मैं जमीन में सो रहा था और तुम ऊपर, और तुम खुद अपनी जगह छोड़कर मेरे पास आ गई। फिर जिया याद करती है कि कल रात वो बेड पर से नीचे गिर गई थी और वो ली के ऊपर मजे में सो रही थी। ये याद आने के बाद भी जिया एक्टिंग करती है और ली से कहती है कि मुझे कल रात का कुछ याद नहीं आ रहा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया मिची को स्कूल से लेने गई होती है। मिची को अपसेट देखकर वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो मिची बताती है कि आज मैंने स्कूल में अपने सभी फ्रेंड्स को बता दी कि मेरे पास भी अब डैडी है, पर इन लोगों को मेरी बातों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था और वो लोग कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मम्मी, क्या मैं नेक्स्ट पेरेंट्स मीटिंग के लिए डैडी को स्कूल ला सकती हूँ ताकि मैं अपने आप को सच्चा प्रूफ कर सकूँ। जिया इसके लिए मान जाती है और कहती है कि मुझे यकीन है कि डैडी भी हाँ ही बोलेंगे। और तभी हम देखते हैं कि शाओ को असिस्टेंट स्कूल से लेने आया होता है और ये देखकर जिया गलत समझ लेती है और वो असिस्टेंट को चिल्लाने लगती है कि तुम कौन हो और मेरे बच्चे को चुरा कर कहाँ लेके जा रहे हो। तो असिस्टेंट बेचारा बताने की कोशिश करता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, पर ये इसे एक स्लैप मारती है और जल्दी से शाओ को अपने पास खींचती है। और फिर जिया जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड का आवाज देकर कहती है कि जल्दी से इस चोर को पकड़ो। तभी असिस्टेंट जिया की आवाज सुनकर इसे पहचान लेता है और सोचता है कि लगता है ये बॉस की वाइफ है। और फिर हम देखते हैं कि जिया असिस्टेंट को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और बेचारा असिस्टेंट बताने की कोशिश कर रहा होता है कि देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बच्चों के डैडी ने मुझे बोला था कि मैं स्कूल से इन लोग को पिक कर लूं। और यहाँ पर ऑफिसर तो इसे चिल्ला रहा होता है और जिया शाओ को समझाती है कि अगली बार ऐसे किसी भी अंकल के साथ स्कूल से बाहर मत जाना। तभी असिस्टेंट शाओ से कहने लगता है कि तुम इनसे सच क्यों नहीं बता रहे हो। तो शाओ सोचता है कि डैडी ने मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि हमें गरीब बनने की एक्टिंग करनी है, तो मैं मम्मी को कुछ नहीं बता सकता। तभी जिया असिस्टेंट को चिल्लाती है कि तुम तो चुप ही बैठो, बच्चे को धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। अब तभी यहाँ पर ली पहुंच जाता है और असिस्टेंट इसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। तो जिया शॉक होकर कहती है कि प्रेसिडेंट, और फिर ली असिस्टेंट को बताता है कि प्रेसिडेंट को कुछ काम पड़ गया, उन्होंने मुझे भेज दिए।
तो असिस्टेंट भी इसके साथ मिलकर एक्टिंग करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट नहीं आए तो क्या हुआ, तुम तो आ गए, आखिर ये तुम्हारे बच्चे हैं। और फिर ली यहाँ पर जिया को झूठ झूठ सब कुछ बता देता है कि एक्चुअल में मैं प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ और ये प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है और मैंने ही इससे हेल्प लिया था और बोला था कि वो मेरे बच्चों को स्कूल से पिक कर दे। फिर जिया जल्दी से असिस्टेंट से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को ब्लेम मत करना, मुझे इस बारे में पता नहीं था। और फिर जिया असिस्टेंट से पूछने लगती है कि क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा जोर से मारी और तुम्हें दुख रहा है। तो ली कहता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम इतनी हल्की फुल्की हो, तुमने कहाँ इतना जोर से मारी होंगी। फिर असिस्टेंट भी कहता है कि हाँ मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। फिर इसकी रस्सी खोल दी जाती है और असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है। और फिर जिया ली से कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो ली कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बच्चों की फिक्र कर रही थी। फिर जिया जल्दी से शाओ को चेक करने लग जाती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। और तभी वो शाओ के हाथ में एक बर्थमार्क देखकर सोचती है कि इसके पास मेरी बेटी मीची की तरह ही सेम बर्थमार्क कैसे है। फिर जिया याद करती है कि नर्स ने इसे बताई थी कि इसके ट्विंस हुए हैं और दोनों को ही सेम बर्थमार्क है। और फिर जिया जल्दी से ली से पूछने लगे कि शाओ की मम्मी कौन है और वो कहाँ पर है। तो ली से बताता है कि इसकी मम्मी और मैं बहुत टाइम पहले ही सेपरेट हो गए। फिर जिया खुद को समझाने लगती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि शाओ मेरा बेटा है। और फिर हम देखते हैं कि ली बाहर आकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज जो तुम्हारी हालत हुई है इसके लिए मैं कंपेंसेशन के तौर पे तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा, तो आज ही कंपनी जाकर 1 लाख ले लेना। तो असिस्टेंट तो बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे एक स्लैब में 1 लाख मिल रहा है, काश मैं थोड़े और स्लैब खा लेता। और फिर ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि वैसे अब तुम मीची के स्कूल जाकर उसे पुराने स्कूल से निकलवा दो। जिया बाहर आती है तो ली से कहता है कि मैं सोच रहा था कि हम दोनों बच्चों को सेम स्कूल में भेजते हैं, तो मैं मीची का एडमिशन शाओ के स्कूल में ही करवा दूंगा। तो जिया खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर अब से मैं दोनों बच्चों को रोज स्कूल ले जाया करूंगी और लाया भी मैं ही करूंगी। लेकिन फिर जिया कहती है कि वैसे शाओ जिस स्कूल में पढ़ता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो आखिर मेरी मीची का एडमिशन वहाँ पर कैसे होगा। तो ली से कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे बॉस है ना, वो इजीली मीची का भी एडमिशन करवा देंगे। तो जिया कहती है कि तुम्हारे बॉस तो कितने ज्यादा अच्छे हैं। तो ली कहता है कि तभी तो मैं इतने सालों से उनका ड्राइवर हूँ। और फिर जिया फिर से ली को थैंक यू बोल रही होती है, तो वो ये कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, अब से हम फैमिली है। और फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि जिया अपनी बेटी मीची को लेकर उसकी क्लास टीचर से मिलवाती है। और फिर यहाँ पर एक बच्चा मीची को उसकी क्लास तक छोड़ने जाता है और जिया यहाँ पर उसकी टीचर को एप्लीकेशन फॉर्म दे रही होती है। पर जैसे ही टीचर एप्लीकेशन फॉर्म में जिया की मंथली इनकम देखती है तो वो जिया की बेइज्जती करने लगती है कि तुम जैसी गरीब फैमिली हमारे स्कूल में कैसे आ गए, तुम्हें पता भी है यहाँ पर अमीर बच्चे पढ़ते हैं और तुम जैसे लोगों के बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। तो जिया भी इसे चिल्लाती है कि तुम मेरे बारे में जिया भी इसे चिल्लाती है कि तुम मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर जिया की पुरानी क्लासमेट वानिंग आ जाती है और ये जिया को देखकर इसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम स्कूल में क्लीनिंग लेडी का काम करने आई हो। तो टीचर इसे पूछती है कि क्या आप इस गरीब लड़की को जानती हो, ये यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आई है। तो ये सुनकर वानिंग गुस्सा होने लगती है और जिया से पूछती है कि आखिर तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिला कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी रिच पर्सन की नैनी बन गई और तुम्हारा हस्बैंड वहाँ पे ड्राइवर होगा, इसलिए तुम्हारी बच्ची को यहाँ पर एडमिशन मिल पाया होगा। और फिर ये एप्लीकेशन मांगकर जिया और ली की मंथली इनकम देखकर जिया से कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा हस्बैंड सच में ड्राइवर है। और फिर ये जिया से कहती है कि अब जाके मुझे पता लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर एडमिशन कैसे मिला। फिर जिया इसे चिल्लाकर अपनी बेटी को लेकर बाहर चली जाती है और तभी ये वार्निंग अपने बेटे को समझाती है कि तुम उस गरीब बच्ची के साथ क्यों घूम रहे थे, देखो उससे बात भी मत करना, वो बहुत ही गरीब लड़की है। तो इसका बेटा कहता है कि ऐसी बात है तो मॉम मैं उस गरीब के साथ कभी दोस्ती नहीं करूंगा, मुझे पहले पता होता तो मैं उसे कभी स्कूल दिखाने नहीं जाता। फिर हम देखते हैं कि मीची को स्कूल में छोड़ने के बाद जिया बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि पता नहीं मीची यहाँ पर अच्छे से पढ़ भी पाएगी कि नहीं। फिर हम देखते हैं जिया को किसी कंपनी से कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। फिर हम देखते हैं कि मीची के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए होते हैं और सभी स्टूडेंट इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी सब देखकर वानिंग के बेटे लैन को बहुत ही ज्यादा जलन होती है और वो सभी के सामने मीची के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने जरूर चीटिंग करी होगी तभी तुम्हें अच्छे मार्क्स आए, नहीं तो तुम जैसे गरीब लोगों को कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। फिर सभी स्टूडेंट भी इसी की साइड लेने लगते हैं और मीची रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तभी मीची को प्रोटेक्ट करने यहाँ क्लास में शाओ आ जाता है और कहता है कि कौन है जो मेरी बहन को रुला रहा है। तो ये लड़का इन दोनों की मजाक उड़ाने लगता है कि एक के पास मम्मी नहीं है और एक के पास डैडी नहीं है, तुम दोनों सच में एक बहुत ही अच्छे मैच हो। तो शाओ से चिल्लाता है कि तुम मेरी बहन को परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। तो कहता है कि तुम दोनों मुझसे फाइट कर ही नहीं सकते। तो शाओ और मीची मिलकर प्लान बनाते हैं और इसे पकड़कर इसके फेस पे कलर से ड्राइंग कर देते हैं।
तभी टीचर यहाँ पर आ जाती है और वो ये सब झगड़ा देखने के बाद भी वानिंग के बेटे लैन की साइड लेती है और वो शाओ और मिची दोनों को चिल्लाती है और कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके बुलाती हूँ। फिर टीचर के जाने के बाद लैन इन लोग से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मुझसे पंगा लेना तुम लोग को भारी पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ ली को देखते हैं जो कि कंपनी में होता है और वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा होता है और तभी इसे शाओ की टीचर का कॉल आता है और वो इसे तुरंत स्कूल आने का कहती है। फिर यहाँ देखते हैं कि वानिंग स्कूल पहुंचकर अपने बेटे लैन की साइड लेते हुए शाओ और मिची को चिल्लाने लगती है और इन लोगों को ढकेल रही होती है। तभी यहाँ पर ली पहुंच जाता है और वो इसे चिल्लाता है कि तुम मेरे बच्चों को कैसे ट्रीट कर रही हो। तो वानिंग टीचर से कहती है कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग घुस आते हैं, आखिर आप लोग ऐसे गरीब लोगों को स्कूल में कैसे ले रहे हो। तो टीचर ली को चिल्लाती है कि तुम कौन हो, यहाँ से जाओ। तो ली बताता है कि मैं शाओ और मिची का डैड हूँ। तो टीचर बताने लगती है कि मिची ने एक तो चीटिंग करी और शाओ और इसने दोनों ने मिलकर लैन को मारे। तो शाओ जल्दी से ली को बताता है कि डैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी सिस्टर ने चीटिंग नहीं करी है, बल्कि इसके तो पूरे 100 मार्क्स आए और लैन इस पर झूठा चीटिंग का इल्जाम लगा रहा था और इसने इसका एग्जाम पेपर भी फाड़ दिया और हम दोनों के बारे में बहुत बुराई किया कि हमारे पास डैड और मॉम नहीं है। फिर वानिंग ली को चिल्लाने लगती है कि तुम इन बच्चों के डैड हो ना, तो अभी इसी वक्त मेरे बेटे और मुझसे माफी मांगो। तो ली कहता है कि तुम हो कौन जो मुझसे माफी मंगवाओगी। तो वानिंग कहती है कि तुम बहुत ही गरीब हो, मैं जानती हूँ, तुम उस जिया के गरीब ड्राइवर हस्बैंड हो ना। और ये ली के सामने जिया की बहुत ही बुराई करने लगती है। तो ली को बहुत ही गुस्सा आता है और ये इसे स्लैप मार के कहता है कि दोबारा मेरी वाइफ की बुराई मत करना। तो ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की, तुम्हें पता भी है मेरा हस्बैंड कौन है, वो ली ग्रुप कंपनी में काम करता है। तो ली कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूँ। और फिर यहाँ पर वानी का हस्बैंड भी पहुंच जाता है और ये ली को चिल्लाने लगता है और कहता है कि रुको, मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को यहाँ से निकलवा सकता हूँ। तो ली कहता है कि ये तो मुझे कहना चाहिए था। और फिर ये अपने असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पे बुलवाता है और इसे कंपनी से फायर करवा देता है। और फिर ये प्रिंसिपल से कहता है कि मुझे ऐसे फैमिली के बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए नहीं दिखने चाहिए। और ली इस टीचर को भी यहाँ से फायर करवा देता है जो कि इन लोग की इतनी बेइज्जती कर रही थी। दूसरी तरफ जिया कंपनी में होती है और इसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है और इसे यहाँ पे जॉब मिल जाती है। तभी जिया को ली की कॉल आती है कि दोनों बच्चे बेहोश हो गए हैं और वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया है। जिया बहुत ही घबरा जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि दोनों बच्चे शॉक की वजह से बेहोश हुए और ऐसा हमेशा ट्विंस में होता है। तो ये सुनकर ली सोचता है कि कहीं दोनों बच्चे सच में ट्विंस तो नहीं, और अगर ये सच हुआ तो यानी वो लड़की कोई और नहीं, जिया ही है। और फिर ली जिया से सवाल पूछने लगता है कि मिची कितने साल की है। तो ये बताती है कि 5 साल की। फिर ये जिया से उसका ब्लड टाइप पूछने लगता है। तो ये सोचती है कि मुझे तो ब्लड टाइप याद नहीं है। और फिर जिया इसे कुछ भी सोच के ओ ब्लड टाइप बता देती है। फिर ब्लड टाइप मैच नहीं होता तो ली सोचता है कि मैं ज्यादा ही कुछ सोच रहा था, आखिर ये मेरे बेटे शाओ की मॉम कैसे हो सकती है। पर फिर इसके बाद जब जिया रिपोर्ट देखती है तो इसे याद आता है कि उसने गलत ब्लड टाइप बता दी। और फिर ये ली को रोक कर उसे बताने जाती है और सोचती है कि लेकिन इसने कहा कि इसने ऐसे ही पूछा तो मुझे ऐसे इसे नहीं बताना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ली यहाँ पर बच्चों की केयर करने के लिए हॉस्पिटल में रुका होता है और जिया कुछ खाने के लिए लेकर आती है और वो देखती है कि ली यहाँ पर सो रहा होता है और तभी वो गिरने लगती है। तो ली इसे गिरने से बचाता है और फिर जिया इसे खाना निकाल के देती है और कहती है कि तुम खा लो। और फिर तब तक के लिए जिया अपना काम करने लगती है और फिर वो इसे भी दिखाती है कि क्या मेरा ये प्लान एकदम सही है। तो ये इसे इसकी थोड़ी बहुत मिस्टेक वगैरह बताता है। तो जिया पूछती है कि आखिर तुम्हें इस बारे में इतनी नॉलेज कैसे, तुम तो बस एक ड्राइवर हो ना। तो यहाँ पर ली कुछ कह ही नहीं पाता। फिर घर आने के बाद वो बहाना सोचकर इसे बताता है कि वैसे तो मैं बस ड्राइवर की जॉब करता हूँ, पर मेरे बॉस ने कहा कि मुझे बाकी चीजें भी आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह भी सीख लिया था। तो जिया कहती है कि तुम्हारे बॉस तो सच में बहुत ही औसम है। अब तभी ली जिया से पूछता है कि वैसे तुम इतनी सारी छोटी डिटेल वाली इन्फॉर्मेशन मोबाइल में क्यों पढ़ रही हो, लैपटॉप क्यों नहीं ले लेती। तो ये कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं पैसे जमा करके एक दिन लैपटॉप भी ले लूंगी। तो ली पूछता है कि मैंने जो तुम्हें 57,000 दिया था वो तुमने पूरे खर्च कर दी। तो ये कहती है कि अरे वो मैंने मेरी सिस्टर के लिए ली थी, मेरे ब्रदर इन लॉ का बाहर बहुत ही कर्जा हो गया था, तो अगर वो लोग ये 57,000 पे नहीं करते तो उनके पास रहने की भी जगह नहीं होती। तो ली कहता है कि तुम्हारी सिस्टर तो फिर तो बहुत ही ख़राब है जो तुम्हें पैसों के लिए परेशान कर रही है। तो जिया कहती है कि तुम मेरी सिस्टर की बुराई मत करो, वो बहुत ही अच्छी है, मेरी सिस्टर के अलावा मेरा कोई और नहीं है और उन्होंने मेरा बचपन से बहुत ही ख्याल रखी है। और अब तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, जब से तुम और शाओ मुझे मिल गए हो तो मेरे पास अब सब कुछ है और मैं तो तुमसे मिलकर ही बहुत ही ज़्यादा लकी फील करती हूँ। तो ली कहता है कि वैसे कल मैं जाकर बच्चों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लूंगा, तुम कंपनी में काम करने जाना। तो जिया इसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपनी कंपनी जाने के लिए बहुत ही लेट हो रही होती है और यहाँ पर ली इसे भागते हुए जाते देखता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि एचआर से कह दो कि अगर ये लेट भी हो गई तो आज वो किसी भी एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस काउंट ना करे। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप इस लड़की को पसंद करते हैं।
तो ली कहता है कि वो लड़की नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। फिर असिस्टेंट ली को इस बारे में बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ कंपनी के बाहर फॉर्च्यून टेलर बन के घूम रही है और उसके लिए कोई लड़की तलाश कर रही है। फिर हम देखते हैं कि ली अपनी ग्रैंड माँ को ढूंढता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये सब बताती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ ढूंढ रही हूँ। तो ली कहता है कि ग्रैंड माँ मैंने बोला था ना कि अब मुझे कोई वाइफ की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि क्या तुमने पहली शादी कर ली हो। तो ये सोचता है कि अभी मैं ग्रैंड माँ को जिया के बारे में नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो अगर ये जिया से मिल लेंगी तो जिया को पता लग जाएगा कि मैं कोई गरीब नहीं हूँ। फिर ली कहता है कि ग्रैंडमा आप तो जानती है ना कि मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे शादी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ग्रैंडमा कहती है कि फिर तुम मुझे परेशान मत करो और जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढ के रहूंगी, क्योंकि अगर तुम्हें वाइफ नहीं मिलेगी तो मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन कैसे मिलेगा। अब तभी असिस्टेंट यहाँ पर ली को आके बताता है कि उसे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। फिर ली को यहाँ से जाना पड़ता है और तभी यहाँ पर ग्रैंडमा के पास वैन नाम की लड़की आती है और वो ग्रैंडमा से अपना फॉर्च्यून पूछ लेती है। तो ग्रैंडमा इसे बताती है कि तुम्हारी कभी भी एक अमीर फैमिली में शादी नहीं हो पाएगी। तो ये पूछने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी एक रिच फैमिली में शादी हो जाए। तो ग्रैंडमा इसे कहती है कि सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है और तुम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकती। तो ये पैसे देने लगती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी रिच फैमिली में शादी हो, तो आप बताओ मैं क्या करूँ। ग्रैंडमा इसे पैसे नहीं लेती और कहती है कि तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। तो वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये ग्रैंडमा को चिल्लाते हुए कहती है कि जरूर तुम कोई झूठी होंगी और ये ग्रैंडमा का टेबल भी तोड़ने लग जाती है। तभी यहाँ पर जिया लेट होते हुए कंपनी के सामने पहुँचती है और ये सब देखकर वो जल्दी से ग्रैंडमा से पूछती है कि आप ठीक तो हैं। तो वैन जिया और ग्रैंडमा दोनों की बेइज्जती करने लगती है कि अच्छा तो तुम दोनों मिले हुए और मुझसे पैसा लूटना चाहते थे। जिया इसे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो ये वैन बताती है कि हाँ, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने हमसे काफी ज्यादा पैसे उधार ले चुका है। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी ब्रदर इन लॉ की रिलेटिव हो। और फिर जिया वैन से कहती है कि तुमने ग्रैंडमा को मारने की कोशिश की हो, अभी इनसे माफी मांगो। अब तभी ग्रैंडमा को तो जिया काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और ये इसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने का सोच लेती है। तभी यहाँ पर ली ने अपने गार्ड को उसकी ग्रैंडमा को यहाँ पर लेने के लिए भेजा होता है। ग्रैंडमा इसे स्लो से कहती है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना, अभी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को मेरे बारे में नहीं पता है तो ये मुझसे डर जाएगी। फिर मैनेजर यहाँ पर ग्रैंडमा की साइड लेते हुए वैन को चिल्लाता है। फिर तो वैन इसे अपना कार्ड दिखाती है और बताती है कि वो इस कंपनी की नई एम्प्लॉई है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर जिया ग्रैंडमा से बताती है कि मैं भी काम के लिए लेट हो रही हूँ तो मुझे जाना होगा। तो ग्रैंडमा इसे रोकती है और इसका बर्थ डेट पूछकर इसका फॉर्च्यून निकालने लगती है और सोचती है कि ये लड़की बहुत ही लकी है और मुझे इतनी अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहीं मिल ही नहीं सकती। और फिर ग्रैंडमा जिया से कहने लगती है कि क्यों ना तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन जाओ। तो जिया नहीं मानती और कहती है कि मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है। तो ग्रैंडमा कहती है कि देखो तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और मुझे तुम बहुत ही पसंद आई हो और अभी तुम्हारी बातों से मुझे पता चला था कि तुम्हें पैसों की कमी है, तो क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो और मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लो, इसके बदले में मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। तो जिया कहती है कि ग्रैंडमा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही खुश हूँ और अभी मैं अपने काम के लिए लेट हो रही हूँ तो मुझे जाना होगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन ये लो अपना फोन नंबर दे के जाना। फिर जिया के जाने के बाद ग्रैंडमा सोचती है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, मैं इस लड़की को इसके हस्बैंड से डिवोर्स दिलवा कर इसी की शादी अपने ग्रैंडसन से करवाऊंगी। और फिर ग्रैंडमा ली को कॉल करके बता देती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ली हूँ। फिर ली तो अपनी ग्रैंडमा को कुछ मना नहीं कर पाता है और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज जिया कंपनी में काम करने आने वाली है तो तुम उसके लिए कंपनी में अरेंजमेंट करवा दो। फिर सभी एम्प्लॉइज को जब पता लगता है कि आज प्रेसिडेंट की वाइफ कंपनी में आने वाली है तो ये सभी उसका वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी जिया यहाँ पर आती है और इन लोगों को बताती है कि वो इस कंपनी की नई एम्प्लॉई है। तो इसके कपड़े देखकर ये लोग जज कर लेते हैं कि इतनी गरीब सी दिख रही है, ये सीईओ की वाइफ हो ही नहीं सकती। और फिर लोग इसे भी अपने साथ खड़ा कर देते हैं और बताते हैं कि सीईओ की वाइफ आने वाली है और हमें उसका वेलकम करना है। फिर यहाँ पर वैन को आता देखकर ये लोग इसके महंगे कपड़े देखकर सोचते हैं कि जरूर यही सीईओ की वाइफ होगी और फिर ये सभी इसे सीईओ की वाइफ बोलते हुए इसका वेलकम करने लगते हैं। ये तो बहुत ही खुश जाती है और सोचती है कि लगता है ये लोग मुझे गलती से सीईओ की वाइफ समझ रहे हैं और चलो अच्छा ही है, वैसे भी आज नहीं तो कल मैं सीईओ की वाइफ तो बन के ही रहूंगी। फिर इन लोगों को बताती है कि हाँ तुम लोगों ने सही मुझे पहचान लिया, मैं सच में सीईओ की वाइफ हूँ। फिर मैनेजर सभी एम्प्लॉयज के बारे में बताने लगता है और जिया के बारे में भी बताता है। तो ये इन लोग से जिया की बुराई करती हुई कहती है कि मैं इस गरीब लड़की को यहाँ पर नहीं देखना चाहती हूँ। तो ये सभी एम्प्लॉयज वैन की बात सुनते हुए जिया को परेशान करने लगते हैं और इसे कंपनी में काम देने के बजाय इसे एडवर्टाइजमेंट बांटने का काम दे देते हैं। और फिर पूरा दिन ऐसे काम करने के बाद बेचारी के पैर में भी चोट लग जाती है हाई हील पहनने की वजह से। और फिर लीज की चोट देखकर अपने असिस्टेंट से कह देता है कि अब कंपनी में कोई भी एम्प्लॉइज को हील पहनने की जरूरत नहीं है, सभी को कंपलसरी शूज पहन के आना पड़ेगा। फिर कंपनी का ये मैसेज देखने के बाद जिया जल्दी से ली को इस बारे में बताती है कि अब मुझे हाई हील पहनने के जाने की जरूरत नहीं है। तो ली कहता है कि मैंने बोला था ना हमारे बॉस बहुत ही अच्छे हैं। और फिर ली जिया को पकड़कर जल्दी से उसके पैर में मेडिसिन लगाने लगता है और फिर वो जिया से पूछता है कि आज तुम्हारा पहला दिन था तो कैसा गया।
तो जिया सोचती है कि मुझे इसे सच नहीं बताना चाहिए कि मुझे कितना परेशान किया गया था, नहीं तो ये भी परेशान हो जाएगा। फिर जिया इसे झूठ बताती है कि मेरा काम बहुत ही अच्छा गया। और फिर जिया शैन को ऐसे मेडिसिन लगाते हुए देखकर उसे पूछती है कि क्या तुम सभी की ऐसी केयर करते हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मेरी फैमिली की। और फिर ये दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। पर तभी शाओ और मीची ये सब देखकर बड़े खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि मम्मी डैडी आप लोग कंटिन्यू रखो, हम लोगों ने कुछ नहीं देखे। तो जिया और ली जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो इसे कहती है मैं नहीं जानती कल तुम्हें ऑफिस से टाइम निकाल कर मेरे साथ लंच पे चलना होगा। तो ली इसके लिए मान जाता है। फिर ग्रैंड माँ जिया को भी कॉल करके उसे याद दिलाती है कि वो वही फॉर्च्यून टेलर लेडी है और वो उसे कल लंच पे टाइम पर आने का कह देती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया कंपनी के बाहर ग्रैंड माँ से मिलने पहुंच जाती है और वो ग्रैंड माँ से कहती है कि सॉरी आप मेरा कब से वेट कर रही होंगी। तो ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ मैं तो काफी सालों से अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का वेट कर रही थी। और फिर ग्रैंड माँ अब जिया को अपनी तरफ से एक ब्रेसलेट गिफ्ट करने लगती है, पर जिया इसे नहीं लेती और कहती है कि महंगा होगा। तो ग्रैंडमा झूठ कहती है कि अरे ये बहुत ही सस्ता है। तो जिया इस ब्रेसलेट को पहनने के लिए मान जाती है। फिर ग्रैंडमा जिया को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचती है और जिया यहाँ पर इनसे कहती है कि ये तो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट होगा। तो ग्रैंडमा इसे कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं बहुत ही रिच हूँ। अब तभी यहाँ पर वेट्रेस जिया के सारे कपड़े देखकर उसे बहुत ही बैडली ट्रीट करने लगती है कि ये गरीब होगी। और तभी इसका ब्रेसलेट देख के खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही महंगा ब्रेसलेट है। ये सुनने के बाद जिया कहती है कि ग्रैंडमा मैं ये ब्रेसलेट नहीं ले सकती, ये बहुत ही महंगा है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी करोगी ना तो मैं तुम्हें और भी चीजें दूंगी। तो जिया ये गिफ्ट लेने से मना कर देती है और कहती है कि ग्रैंडमा मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हो, लेकिन मैंने आपसे बोली थी ना कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है। तभी यहाँ पर ली अपनी ग्रैंडमा से मिलने पहुंच जाता है और इसे देखकर जिया को पता लगता है कि ग्रैंडमा का ग्रैंडसन कोई और नहीं बल्कि ली है। ये जानने के बाद जिया इसे पूछ लगती है कि तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही गरीब है, तो आखिर तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे इतना महंगा ब्रेसलेट कैसे गिफ्ट करी। तो ली जल्दी से बहाना बना लेता है और कहता है कि ये ब्रेसलेट ग्रैंडमा को किसी ने गिफ्ट दिया था और इन्होंने ये तुम्हें दे दी। तभी ग्रैंडमा इन लोग की बातें सुनकर कहती है कि तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर ली जिया को समझाता है कि तुम मेरी ग्रैंडमा की बातों पर बिलीव मत करना, इन्हें ना भूलने की बीमारी है। फिर ये तीनों साथ में डिनर करते हैं और उसके बाद ग्रैंडमा ली से जाके पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो ली बताता है कि ग्रैंडमा मैंने जिया से सब कुछ छुपा के रखा हूँ कि हम लोग इतने रिच हैं। तो ग्रैंडमा इसे चिल्लाती है कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को क्या समझा है कि वो गोल्ड डिगर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो ली कहता है कि मैं जानता हूँ ग्रैंडमा, मुझे भी अब पता चल गया है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि अगर हम अचानक से उसे सच बता देंगे तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, फिर अब से मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर गरीब बनने की एक्टिंग करूंगी। और फिर ग्रैंडमा जी ऐसी कहती है कि अब तो तुम मेरी पहले से ग्रैंड डॉटर इन लॉ, तो तुम बताओ कि तुम कब अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवा रही हो। तो जिया कहती है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, बस एक सिस्टर है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, फिर तुम अपनी सिस्टर को मेरे घर लेकर आना। और ग्रैंडमा फिर तुरंत ही ली से कहती है कि जाओ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ उसकी सिस्टर को लेने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जिया और ली दोनों बच्चों के साथ जिया की सिस्टर के घर जाते हैं उसे लेने के लिए। जिया की सिस्टर जैसे यहाँ कार में आके बैठती है तो वो यहाँ दोनों बच्चों को देखकर उनसे बातें करने लगती है और तभी वो उन लोग के हाथ में बर्थ मार्क देखकर समझ जाती है कि ये तो शाओ है, जिया का बेटा। पर ये इन लोग को इस बारे में कुछ नहीं बताती। ये सभी ली की ग्रैंडमा के घर पहुंचते हैं और यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा दोनों मिलकर गरीब बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और ये लोग जिया और उसकी सिस्टर को पूरा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये लोग सच में गरीब है। तभी यहाँ पर जिया की सिस्टर का हस्बैंड पहुंच जाता है उसे लेने के लिए और वो यहाँ पर उसे चिल्लाने लगता है। तो मीची डर के ली को बताती है कि मेरे अंकल बहुत ही बुरे हैं और ये मेरी आंटी को मारते हैं। यहाँ पर जिया का ब्रदर इन लॉ उसकी सिस्टर को ले जाने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे डिवोर्स कभी नहीं ले सकती। और तभी ये शाओ को देखकर समझ जाता है कि ये तो जिया का ही बेटा है जिसे मैंने बेच दिया था। यहाँ पर जिया की सिस्टर इसे चुपके से कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो मैं सभी को तुम्हारे बारे में सारा सच बता दूंगी। तभी यहाँ पर ली की ग्रैंड माँ जिया की सिस्टर को समझाने लगती है कि उसे ऐसे हस्बैंड को डिवोर्स दे देना चाहिए और इसमें जिया भी अपनी सिस्टर का सपोर्ट कर रही होती है, पर सिस्टर नहीं मानती और वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ घर जा रही हूँ। फिर इन लोग की जाने के बाद ग्रैंडमा जिया से कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी अपनी सिस्टर के लिए हमसे हेल्प चाहिए रहेगी तो जरूर बताना। फिर हम देखते हैं कि जिया और ली कार से जा रहे होते हैं। तभी वैन अपने डैड के साथ होती है और वो कार से जाते हुए जिया को देखकर अपने डैड को बताती है कि ली के साथ कोई लड़की घूम रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो डैड मैं ली से शादी कैसे करूंगी और सीईओ की वाइफ कैसे बनूंगी। तो इसके डैडी से प्लान समझाते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम ली से तुम्हारी शादी करवा के रहेंगे। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि ली अपने ऑफिस में होता है और वो जिया का दिया हुआ लंच खाने जा रहा होता है। तभी वैन इसके लिए अपना बनाया हुआ लंच लेकर आती है और इसके डैड जो कि ली के बहुत ही पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो ली को
कॉल करके समझाते हैं कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए लंच लेकर आने वाली है, प्लीज उसका लंच एक्सेप्ट कर लेना, तुम जानते हो ना वो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती है। अब क्योंकि वो बड़े हैं तो ली उन्हें मना नहीं कर पाता और वो इसका लंच एक्सेप्ट कर लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसका लंच खा लो। तो ये देखकर वैन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये बाहर चली जाती है। और तभी ये जिया के पास सेम वही लंच देखकर सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया ही ली की वाइफ है। वो इसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगती है और पूछती है कि आखिर तुमने बॉस को सेड्यूस कैसे करी और तुम कितनी गिरी हुई हो, कोई बॉस को अपना लंच दे रही हो। तो जिया ऐसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने ये लंच सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनाई और किसी के लिए नहीं। और वो इसे फोटो भी दिखा देती है। तो वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये इसे चिल्लाने लगती है और इसका लंच भी नीचे गिरा देती है। और क्योंकि इसने मैनेजर और सभी एम्प्लॉइज को तो अपने साइड करके ही रखी थी, मैनेजर जिया को चिल्लाकर ये सब साफ करने के लिए कहता है और फिर ये सारे एम्प्लॉइज और वैन मिलकर जिया को तंग करते हैं और इसे पूरे ऑफिस के क्लीनिंग का काम करवाते हैं। और फिर जब वो बेचारी पूरा दिन काम करके थक जाती है तो मैनेजर इसे कंपनी के और भी काम दे देता है और कहता है कि क्लीनिंग करना तुम्हारा थोड़ी ना काम था, ये लो ये सब तुम्हारा काम है। फिर सभी की छुट्टी हो जाती है तो सभी लाइट्स बंद करके यहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि लाइट मत चालू करना क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी कंपनी की। फिर जिया अपनी मोबाइल की लाइट यूज करते हुए सारा काम खत्म कर रही होती है और इतनी देर तक वो घर नहीं आती तो ली से लेने के लिए कंपनी पहुंच जाता है और इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि मैनेजर ने इसे ओवर टाइम वर्क करवाया, वो भी इतने अंधेरे में। ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऑर्डर देता है कि अब किसी भी एम्प्लॉय से ओवर टाइम वर्क नहीं करवाया जाएगा और मैनेजर से तुम कह दो कि वो कल रात तक पूरा ओवर टाइम बैठ के वर्क करेगा, वो भी लाइट्स ऑफ में, और उसे एसी भी नहीं मिलेगी। फिर रात में जिया और ली जब घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर दोनों बच्चे इन लोग को मनाते हैं कि हम चाहते हैं कि डैडी मम्मी हमारे साथ सोए। फिर जिया और ली इन लोग की बात सुनकर साथ में बेड पे लेट जाते हैं, पर ये दोनों बच्चों की प्लानिंग होती है। रात में ये लोग उठकर इन दोनों को एकदम नजदीक करके अपना दूसरे रूम में चले जाते हैं और फिर इन दोनों को ऐसे ही सोना पड़ता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया कंपनी पहुंचती है तो इसे पता लगता है कि मैनेजर की तो पूरी रात तबीयत खराब होती है काम कर करके। और हम देखते हैं कि वैन को जिया पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और ये अपने डैड को कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए कहती है क्या सच में जिया ही ली की वाइफ है। फिर इसके डैडी से सब कुछ पता करके बताते हैं कि वो उसकी वाइफ तो है लेकिन नाम की। तभी तो ली अपने घर पे उसे रखने के बजाय एक छोटे से घर में रह रहा है और शायद ली की ग्रैंडमा को भी जिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास ही ये चांस है, ली की वाइफ तुम ही बनोगी और अब हमारी फैमिली को रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वैन बहुत ही खुश हो जाती है और ये नेक्स्ट डे कंपनी पहुंचकर जिया से बात करती है और इसे बातों बातों में पूछती है कि उसका हस्बैंड कौन है। तो जिया भी इसे अच्छे से बातें करती है और बताती है कि उसका हस्बैंड बॉस का ड्राइवर है। ये सुन के वैन तो बड़ी खुश हो जाती है कि इस लड़की को कुछ पता ही नहीं, यानी ली ने इसे जानबूझ के अपनी पहचान छुपा के रखा है, वो इसे पसंद करता ही नहीं है। फिर ये जिया से माफी मांगती है, कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करना चाहती हो, इसीलिए मैं तुमसे गुस्सा रहती थी और तुम्हें टारगेट करती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया तुम कितनी अच्छी हो। और फिर ये जिया से उसके पास्ट के बारे में पूछती है तो जिया इसे सब कुछ बता देती है कि 6 साल पहले उसके रूम में कोई बंदा घुस आया था जिसे किसी ने ड्रग दे दिया था और इसने उसकी हेल्प करके उसकी जान बचाई थी। जिया इसे बताती है कि मैं उस दिन होटल में इंटरव्यू के लिए गई थी और मैं गलती से गलत रूम में चली गई। फिर इसकी सारी स्टोरी सुनने के बाद वैन समझ जाती है और वो सोचती है कि उसने अपने डैड के साथ मिलकर प्लान बनाई थी कि वो ली को ड्रग देकर जब उसके बच्चे की मॉम बन जाएगी तो वो उसे शादी जरूर करेगा, पर इसका प्लान फेल हो गया था क्योंकि ये गलत रूम में चली गई थी। फिर इसकी सारी स्टोरी सुनने के बाद ये इसका बाल ले लेती है और अपने डैड को कहकर डीएनए टेस्ट निकलवाती है और फिर इन लोगों का कंफर्म हो जाता है कि जिया ही वो लड़की है। फिर वैन और उसके डैड मिलकर प्लान बनाते हैं। वैन कहती है कि अब मैं जिया की जगह लूंगी और हमारी हेल्प करेगा उसका ब्रदर इन लॉ, क्योंकि उसी ने ही शाओ को बेचा था, तो हम बोलेंगे कि वो ली के सामने ये झूठ बोले कि वो मेरा बेटा है। तो इसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है कि अब हम लोग जरूर कामयाब होंगे। फिर हम देखते हैं कि ली यहाँ पर जिया के साथ घर पे होता है और तभी ली को वैन के डैड की कॉल आती है और वो तुरंत ही घर से बाहर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ली यहाँ वैन और उसके डैड से मिलने पहुंचता है और यहाँ पर वैन के डैड अच्छे से एक्टिंग करते हुए ली को मजबूर करते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये लोग ली को यकीन दिलवाने के लिए यहाँ पर जिया के ब्रदर इन लॉ को बुलाकर झूठ बुलवा देते हैं। यहाँ पर वो झूठ कह देता है कि मुझे वैन और उसके डैड से पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए मैंने इसके बच्चे को पैदा होते ही बेच दिया था। ली को ये सब सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे गार्ड से कहकर इसे शहर से निकलवा देता है। तभी ये चिल्लाने लगता है कि वैन तुमने बोली थी कि तुम मेरी हेल्प करोगी, पर ये भी इसे स्लैप मार के यहाँ से निकाल देती है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया की सिस्टर उसे मिलने के लिए घर पहुंचती है और उसे सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को कुछ लोग पकड़ के लेके चले गए, और वो इसे शाओ के बारे में सारा सच बता देती है कि उसे इसके हस्बैंड ने ही बेचा था। और ये जिया से माफी मांगती है कि मैंने तुमसे ये सारा सच इसलिए छुपाई क्योंकि उसने मुझे धमकी दिया था। और जिया की सिस्टर इसे ली के बारे में बता देती है कि वो कोई ड्राइवर नहीं बल्कि बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है, और अभी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ वैन की हेल्प करने गया था, और वैन ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो तुम्हारी जगह लेना चाहती है। इसलिए तुम्हें जल्दी से जाकर अपने हस्बैंड ली से बात करनी चाहिए और उसे सारा सच बताना चाहिए कि शाओ तुम्हारा बेटा है। तो जिया अपनी सिस्टर को माफ कर देती है और फिर वो यहाँ से निकल ही रही होती है, पर तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिया और उसकी सिस्टर को मारने के लिए। परफेक्ट टाइम पे यहाँ पर ली के ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और ये लोग गार्ड्स के जरिए जिया और उसकी सिस्टर को बचा लेते हैं। और यहाँ पर जिया ग्रैंडमा को बता देती है कि एक्चुअल में शाओ इसका असली बेटा है। ये सुन के ये दोनों जन बहुत ही खुश होते हैं। फिर ये लोग वैन के डैड के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ली वैन से शादी करने के लिए मान नहीं रहा होता है, बल्कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए इन लोग को पैसे दे रहा होता है। इस वजह से वैन के डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर ग्रैंड माई से चिल्लाती है कि तुम मेरे बेटे को झूठी चीजों में ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पर जिया का ब्रदर इन लॉ भी आकर सारा सच बता देता है कि उसने वैन के कहने पर झूठ बोला था कि शाओ उसका बेटा है, जबकि शाओ असल में जिया का बेटा है। उससे ट्विंस हुए थे और मैंने उसका एक बच्चा बेच दिया था क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ही कर्जा था। और फिर जिया की सिस्टर भी ली से माफी मांगती है कि मैंने अपने हस्बैंड का साथ दी और उसकी ये बात छुपाई। फिर ली तो बहुत ही खुश होता है कि ये दोनों ही उसके बच्चे हैं। और फिर गार्ड्स वैन और उसके डैड को यहाँ से लेकर चले जाते हैं पुलिस को अरेस्ट करवाने के लिए, और साथ ही साथ जिया के ब्रदर इन लॉ को भी। और फिर ली बहुत ही खुश होता है और वो जिया को पकड़ के उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है वाइफ में 6 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। ऐसा बोलते हुए वो जिया को किस कर लेता है और ये देखकर ली की ग्रैंडमा और ग्रैंडपा और साथ ही साथ शाओ और मीची बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।